हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जिस तरह से हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, जो क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारी चीजें कर ली हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हुए चलेंगे और जो बची कुछ चीजें हैं वो भी करेंगे, और साथ में इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते रहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लासेस भी हो रही हैं विद क्वेश्चन, और उसमें जो भी कुछ नया है, मतलब नया इन द सेंस जो मिड में टॉपिक होते हैं ना, और उसको हम फ्लो में भूल जाते हैं। ठीक है, वैसे तो नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उसको क्वेश्चन के साथ कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जब भी हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स की जब भी हम बात करेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स हेल्प कर रही थी हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन देखने के लिए, या फिर कह सकते हैं जो इक्वेशन है, रिएक्शन की इक्वेशंस है, उनको समझने में। ठीक है, कि हाउ केमिकल रिएक्शन अकर। तो पहली चीज जो हमें बताती है केमिकल काइनेटिक्स, कि हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स। ठीक है, तो ये तो हो चुका है, पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर हम बात कर रहे थे कि जो यहाँ पे फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए, फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी बिलिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब कितनी आसानी से हमारा रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन की बात हो रही थी। केमिकल रिएक्शन विच कैन बी प्रिडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि ये रिएक्शन आसानी से होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी हम फिजिबिलिटी देख रहे होंगे तो कब होगी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिजिबिलिटी किसी भी रिएक्शन की देख रहे होंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और साथ साथ में एंड प्रेशर भी। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबिलिटी में क्या देख रहे होते हैं हम? बेसिकली डेल्टा जी देख रहे होंगे। डेल्टा जी जो क्या होगा? नेगेटिव होगा, गिव्स फ्री एनर्जी, नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, और क्या देख रहे होंगे कि एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन विल प्रोसीड, मतलब रिएक्शन कितना प्रोसीड हो रही है। एक तरह से यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम देख रहे होते हैं। ठीक है, क्या देख रहे होंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो देख रहे होंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम में ए से पी कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक तो ये होगा कि जितना ए बन रहा है उतना ही पी बन रहा है। ठीक है, ये कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना क्वांटिटी का ये होगा उतना क्वांटिटी ये होगी। तो जब ऐसी कंडीशन पहुंच रही होगी, तो मतलब पहले ये ए था, ये जीरो था, फिर ये ए बाय टू हो गया, ये भी ए बाय टू हो गया, फिर ये जीरो बचा और ये पूरा पूरा ए बन गया। तो ये वाली जो कंडीशन है एट पर्टिकुलर टाइम, वो क्या है? इक्विलिब्रियम बताती है कि हमारा प्रोडक्ट का जो कह सकते हैं वैल्यू है, और जो हमारे रिएक्टेंट की वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, फिर थर्ड तो हम देख ही चुके हैं। थर्ड क्या है? थर्ड क्या? ये वाला जो है स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितनी तेजी से हो रही है हमारी रिएक्शन, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं टाइम टेकन बाय रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन से ने होने के लिए कितना टाइम लिया। ठीक है, या फिर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पर कितना टाइम लिया गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमने इस वाले चैप्टर में पढ़ी हुई है। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया है। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाता है। दो चीजें दोनों अलग अलग है।
एक एनसीईआरटी में ग्राफ होगा ये, जिसमें हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे होते हैं। एक ग्राफ होगा ये जिस ग्राफ में हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे होते हैं। तो जो राइट हैंड सॉरी ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस पे, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखते हैं, तो आर लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी यही देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो एवरेज रेट डिपेंड ऑन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट भी हो सकता है या फिर प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम जो हमारा एक्स एक्सिस है उसमें टाइम रिप्रेजेंट कर लेंगे कि इस स्पीड से हमारा इस टाइम में हमारा इतना प्रोडक्ट बन गया है, इतना रिएक्टेंट खत्म हो गया है। तो जब हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो मान लो इतना था हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, कुछ वैल्यू थी, आर नॉट मान लेते हैं। ठीक है, और अब जो रिएक्शन हो रही है तो इसकी वैल्यू घटती चली जा रही है, ये हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट ना लिखें, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट लिखें। ठीक है, वैसे तो दोनों का ही देख सकते हैं, इस पे होगा इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो जब हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होता चला जा रहा है। जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट टाइम के साथ घट रहा है, मतलब जैसे जैसे हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, या फिर ऐसे मान लेते हैं, इनको अलग अलग नहीं करते, एक ही में करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही इंस्टेंटेनियस भी बता सकते हैं, ये दोनों ही एवरेज भी बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह से समझते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें इस जगह पे और यहाँ देखें इस जगह पे, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या इसको नाम दे दिया, T1 नाम दे दिया, इस टाइम पे इसका नाम T2 दे दिया, इस टाइम पे इसका नाम T दे दिया। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी इसका नाम T1 दे दिया, इसका नाम T2 दे दिया। मतलब एक टाइम T1 पे ये इतना खर्च हुआ और ये इतना बन गया। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट इस पॉइंट पे अगर हम निकालें dr/dt एग्जैक्ट इस टाइम पे, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे निकालें dp बाय, यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ प्लस, dp बाय dt, ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट। और अगर हम यहां से यहां तक का देखें, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम R1 मान लो, इसका नाम R। ठीक है, तो यहां से यहां जो देखा हमने, क्या हुआ, माइनस R2 माइनस R1 अपॉन dt। ठीक है, या तो हम ऐसे लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, d हटा देंगे, T2 माइनस T1 लिखते हैं ऐसे। ठीक है, T2 माइनस T1, ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे P2, ये P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा।
P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डेल्टा आर बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, इसको डेल्टा पी बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये भी है और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये भी है। ठीक है, मतलब इस यहां से यहां तक जो टाइम लगा इसमें कितना रेट ऑफ रिएक्शन था। ठीक है, यहां से यहां जो टाइम था उसके बीच में कितना रेट ऑफ रिएक्शन था। तो यहां से यहां तक जितने भी पार्टिकल्स कंज्यूम हो रहे होंगे इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट, उनका एवरेज रेट मिलेगा। ठीक है, ये इस ऐसे इनको ऐसे जोड़ेंगे तो ये कोइंसाइड पॉइंट ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तो ये कोइंसाइड पॉइंट ऐसे मिलेगा। तो ये जो है पार्टिकल्स जो है हमें बता रहे होंगे ये डेल्टा टी टाइम होगा और ये डेल्टा आर होगा, ये डेल्टा टी होगा, यहाँ पे डेल्टा आर होगा, तो सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, ये डेल्टा टी हो जाएगा और ये P2 है, ये डेल्टा P हो जाएगा ऐसे। तो ग्राफ थोड़ा सा समझना होता है, बाकी हम जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो ये तो एवरेज है, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो एट दैट पॉइंट या फिर कह सकते हैं स्लोप। स्लोप जो बता रहा होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, मतलब एट दैट इंस्टेंट टाइम, मतलब इस पॉइंट पे कितना रेट है ऑफ द रिएक्शन, इस पॉइंट पे कितना रेट है। तो वो क्या बता रहा है, वो स्लोप ही तो बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो भी है वो स्लोप ही तो है, यहाँ से यहाँ तक जो भी है वो तो स्लोप ही है। जो स्लोप बताएगा वो रेट इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा। तो अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप इज इक्वल टू रेट जो होगा इंस्टेंट टाइम पे। ठीक है, और अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें वो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी माइनस, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस, वो भी उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, डी आर बाय डी टी माइनस। तो ये ओवरऑल दोनों एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है, दोनों में ही अगर हम देखना चाहें तो दोनों में ही हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नया टर्म था, बाकी हम लोगों ने पहले चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, वो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसलिए जो ग्राफ है एनसीईआरटी में वो थोड़ा समझना है, कभी कभी ग्राफ देख के ही क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अब ग्राफ नहीं समझोगे तो फिर आंसर कैसे दे पाओगे। ग्राफ वाले अगर क्वेश्चन वैसे कम आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टफ बनाना होता तो ग्राफ ही देते हैं। एक बहुत बड़ी टेबुलर एग्जांपल है, वो नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इंटेक्स क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये 2-3 इंटेक्स क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, फॉर रिएक्शन आर इज इक्वल आर changes to P, the concentration of reactant changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम इन मिनट एंड सेकेंड। मतलब कहने का मतलब हमें मिनट और सेकेंड में दोनों में जो रेट है वो निकालना है। ठीक है, एवरेज रेट जैसा कि हमने देखा था कि 2 रेट होंगे, उनका चेंज करेंगे टाइम के साथ। तो अगर हम रिएक्शन से समझें, ठीक है, आर
चेंजेस टू पी, मतलब आर से पी बन रहा है, रिएक्शन हो रही है जब टी टाइम 0 था। इनिशियली ये 0.03 मोलर था और ये 0 था, ठीक है। पी हमारा क्या था, 0 मोलर था, लेकिन कुछ टाइम बाद दैट इज टी टाइम बाद यहाँ पे 0.02 मोलर ये बचा और 0.01 मोलर ये बन गया। कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। अब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। यही तो, ऐसे ही तो था, या फिर लिख देते डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो R क्या है, कंसंट्रेशन है ऑफ कोई भी रिएक्टेंट का, ठीक है। पहले क्या था, बाद में क्या था, माइनस पहले क्या था, तो सीधे सीधे लिख लेते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं हम, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं। तो कितना होगा, -0.02 -0.03 अपॉन 25 मिनट, ठीक है। तो ये पहला वाला तो मिनट में ही आ जाएगा, मोल पर मिनट में। तो ये 0 पॉइंट, ये भी माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 25। इसको अगर ये हटा दें, ये कर दें, कोई फायदा हुआ? अगर ऊपर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 आएगा, ठीक है। 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर मिनट लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला रिजल्ट आया है वो क्या है, किस में आया, मिनट में। जो टाइम हमारा मिनट में आया है वो क्या है, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर मिनट, ठीक है। ये हो गया। अगर हम सेकंड में निकालना चाहते हैं तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी को हम अगर सेकंड में निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसी को डायरेक्ट कर लेते हैं ना, उतना क्यों फिर से हम वही प्रोसेस करें, ठीक है। तो हमें पता है कि ये मिनट में आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा मोल पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड। तो ये -5 हो जाएगा, 6 जा 36 होगा, तो और फिर से 4 बच जाएगा, तो 6.6 समथिंग 10 टू द पावर -5 मोलर पर सेकेंड, ठीक है। इसको नोट करिए। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बस आपको चीजें समझनी है, हमको कैसे लिखनी है, ठीक है। लिखने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम पहले मिनट और फिर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू इजी ही आएंगी, अगर आप को कैलकुलेटर मिलेगा तो फिर वैल्यू थोड़ी सी टफ दे सकते हैं, लेकिन जहां जहां कैलकुलेटर नहीं मिलते वहां वहां वैल्यूज इजी ही होती हैं कि इजीली आप उसको कैलकुलेट कर लें। क्योंकि जो ये एग्जाम है या फिर जो भी पेपर है वो आपकी केमिस्ट्री चेक करना चाहता है, वो आपकी मैथ्स नहीं चेक करना चाहता, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा ट्रिकी वैल्यूज नहीं होंगी, जहां उलझाना होगा तो वहां तो वो कुछ भी दे सकता है। तो इसको नोट कर लिया होगा, रब करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रिएक्शन 2A प्रोडक्ट बना रहा है, द कंसेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू
0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट में। कैलकुलेट रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अब रेट की बात कर दी तो कहने का मतलब तो उसका वही है ना एक तरह से। ठीक है, बस हमको देखना है कि रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। जब हम कोफिशिएंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट बताने लगेगा, DA/DT। यही तो बताया था, यही तो रेट बता रहा है। और अगर हम कोफिशिएंट नहीं लेते हैं तो वो केवल उसके कंजम्पशन या फिर उसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कंजम्पशन या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात करेगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन या कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट और फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, हमसे रेट पूछा तो हम इस पे वैल्यू रख देते हैं, तो -1/2 और जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो क्या है, 0.4 से 0.5, ये है 10, तो 0.1/20 हो गया। ठीक है, 1/200 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 0. इसको 10 बनाए 2 से माइनस करेंगे तो 0.005 क्या हो जाएगा, मोल पर सेकंड, नहीं मिनट, मोल पर मिनट। ये हो गया, मिनट में था हमारा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। बहुत बहुत ज्यादा इजी है। अगर हम इसमें क्या कह दें मिनट की जगह सेकंड, तो इसी को रेट किस में आ जाएगा, 0.005 को डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे और इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8.3 समथिंग आ जाएगा, मोल पर सेकेंड आ जाएगा। बस इतना ही है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है, ये दो क्वेश्चन जो केमिकल काइनेटिक्स में इंडेक्स क्वेश्चन है वो मैंने करा है। ठीक है, एग्जाम्पल है एक टेबुलर फॉर्म में, वो एग्जाम्पल नेक्स्ट राउंड पे करेंगे। उस पूरे एग्जाम्पल में सारा एवरेज, सारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सारी चीजें हम कर लेंगे। ठीक है, तो होप सो नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो प्लीज नोट कर लीजिए। आज क्लास यहीं तक रखते हैं और जितना शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में होगा उसमें हम लेके आने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस पूरे होंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो। ठीक है, और अगर ऐसा कह देते हैं कि जो थ्योरी है, थ्योरी आपको प्रिसाइज वे में बहुत अच्छे से मिलेगी। ठीक है, तो वो थ्योरी बस लिखवाई कम गई होगी, समझाई ज्यादा गई होगी, और क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनको आप देखें, और जो कुछ नया समझना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कुछ नया कैसे चैप्टर कोई हो या फिर कोई नया टॉपिक हो केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइए क्लासेस कैसी लग रही हैं। और इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं, और दो चार जो कॉन्सेप्ट होंगे बीच बीच में जो हमें एनसीईआरटी में मिल जाते हैं उनको हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।